हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग सिर्फ पढ़े थे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसमें हम लोग पढ़े थे दो प्रिंसिपल, एक एडिशन का प्रिंसिपल और एक मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। लेकिन आप अगर तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वहां पर देख लीजिए, उसके बाद इस चौथे लेक्चर में आइए। या फिर आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तीसरा लेक्चर, तो आपके लिए मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ताकि आपको आगे पूरी पूरी बात समझ में आए। ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था भाई? कुछ नहीं था, बच्चा वाली बात थी। क्या बात है यहाँ पर? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिकली क्या है? तो गिनती करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़े थे। एक का नाम था एडिशन प्रिंसिपल और दूसरे का नाम था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब कब एडिशन प्रिंसिपल लागू करते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लागू करते हैं, और ये दोनों है क्या भाई? तो एडिशन प्रिंसिपल तब हम लगाते हैं जब किसी काम को करने के लिए 1 स्टेप प्रोसेस होता है, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तब लगाते हैं जब किसी काम को पूरा करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप लेने पड़ते हैं, यानी मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है। नहीं समझ में आई बात? जैसे आप लाइफ में आपके जितने भी काम हैं, कुछ काम को आप 1 स्टेप में कर सकते हैं, कुछ काम को मल्टीपल स्टेप में करना पड़ता है। अगर 1 स्टेप में आप कर पा रहे हैं तो उस काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज है, यानी कितने तरीके हैं, उसको पता करने के लिए एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। और अगर आप किसी काम को मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल स्टेप में पूरा कर पाते हैं, तब उस काम को करने के कितने वेज है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, उसको निकालने के लिए हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, तो आओ समझो। एडिशन प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास मान लो कि दो काम है, एक W1, इसको मान लो कि M तरीके से कर सकते हैं, है ना, और दूसरा काम है W2, इसको मान लो कि N तरीके से कर सकते हैं। एक काम है W, इसको हम मान लो कि X तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास कंडीशन ये है कि ये W तभी पूरा होगा जब W1 या W2 में से कोई एक काम कर दिया जाए। क्या बोला? W1 एक काम है, उसको M तरीके से कर सकते हैं। W2 दूसरा काम है, उसको N तरीके से कर सकते हैं। W एक काम है जिसको X तरीके से कर सकते हैं। W एक ऐसा काम है, ये तभी पूरा होगा जब W1 या W2 में से एटलीस्ट कोई एक कर दिया जाए। ठीक है। तो हम लोग इस काम W को अगर X तरीके से कर सकते हैं तो X बराबर क्या होगा? M + N होगा। समझ में आई बात? ओके। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेकिन बात ऐसे हजम नहीं होती है, उसके लिए मुझे चाहिए एग्जाम्पल। ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अब ध्यान से देखिए। इसके लिए मैं बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया था, और बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था कि भाई आप मान लो इस रूम में हो। ठीक है। अब देखो, यहां पर इस रूम में लेफ्ट साइड में मान लो कि 3 गेट है, गेट 1, गेट 2 और गेट नंबर 3। और राइट साइड में मान लो 2 गेट है, ये गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5। ओके। तुमको इस रूम से बाहर जाना है, तो आप कितने तरीके से तुम जा सकते हो, कितने वेज है इस रूम से बाहर जाने के? तुमको क्या होना है? बाहर जाना है, आउट। किसी ने तुमको कहा गेट आउट, तो तुम कितने तरीके से इस रूम से बाहर जा सकते हैं? तो भाई 5 गेट है, तो 5 गेट में से किसी भी एक गेट को चुन लो और उससे बाहर निकल जाओ। तो टोटल 5 वेज है। इसी बात को अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के चश्मे से अगर देखें तो यही बात कैसी होगी, तो ध्यान से देखो। अगर मान लो कि लेफ्ट साइड से निकलने के काम को अगर हम W1 कह रहे हैं, राइट साइड से बाहर निकलने के काम को अगर हम W2 कह रहे हैं, ठीक है, और इस रूम से बाहर निकलने के काम को अगर हम W कह रहे हैं, तो इस रूम से तभी आप बाहर निकलेंगे जब लेफ्ट साइड से निकल जाएं या फिर राइट साइड से निकल जाएं। यानी W करने के लिए W1 या W2 में से कोई एक करना पड़ेगा, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है। अब तुमको कोई एक काम करना है। ठीक है। तो मैं बताया कि अगर W को हम X तरीके से कर सकते हैं, W1 को M तरीके से और W2 को N तरीके से,
तो x बराबर m प्लस n होता है, यानी m का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट। कितने तरीके हैं भाई लेफ्ट साइड से निकलने के? 3 दरवाजे हैं, तो 3 तरीके से निकल सकते हो। तो 3 हो गया। राइट साइड से कितने तरीके हैं भाई? राइट साइड से अगर तुम निकलना चाहो तो 2 गेट है तुम्हारे पास, तो 2 तुम्हारे पास वेज है, तो तुम कहोगे 2, 3 और 2 5। देखो प्रैक्टिकली भी 5 और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से भी 5। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन इज वेरी वेरी यूजफुल। तुमको लग रहा होगा कि भाई ये तो फुद्दू सी बात, तो ऐसे कहा प्रिंसिपल की बात कर रहे हो भाई, ऐसा लगा कुछ आसमान से आ गया, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते थे। भाई ये लॉलीपॉप सा सवाल है, सिचुएशन है, इसीलिए तुम सोच पा रहे हो कि 5 तरीके हैं। कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगा कि तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। जब तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा तब ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन विल बी द सॉल्यूशन। समझ में आई बात की नहीं? यही आएगा जो तुमको बचाएगा। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। उसके बाद एक बात होती है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि जब भी कोई काम करने के लिए, पूरा करने के लिए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है, तब ऐसे केस में हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्या, पहले उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल हम लोग जो देखे थे उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन में चल जाएंगे। अभी जल्दी से देखो इधर क्या है भाई, देखो ध्यान से देखना। मान लो कि कोई वो काम है W1, इसको M तरीके से कर सकते हैं, W2 दूसरा काम है, इसको N तरीके से कर सकते हैं, W एक ऐसा काम है जिसको X तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि W तभी पूरा होगा जब W1 और W2 दोनों करना पड़े, ठीक है। तब अगर W को X तरीके से कर सकते हैं, W1 को M तरीके से और W2 को N तरीके से, तो X बराबर M इंटू N होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कितना आसान है, बच्चे वाली बात है, लेकिन तुमको फील नहीं हो पा रहा है। तुम्हें हर बात में फीलिंग चाहिए, तो मैं फीलिंग दिलाता हूं, इधर ध्यान से देखो। अब कोई बोलेगा कि भाई कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब सॉरी, कोई बोलेगा ये क्या है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा हम उसको प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं। तो एक बेसिक सा एग्जांपल दिया था उसके लिए। तो मैं बोला था कि अगर तुम किसी शादी में जाना चाहते हो, शादी में जाना चाहते हो और तुम्हारे पास 2 जीन्स है, कुछ लोगों के पास 20 जीन्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास 2 जीन्स है, ठीक है। अच्छा, तो देखो, तो तुम्हारे पास 2 जीन्स है, एक J1 और दूसरा J2। ये क्या है तुम्हारे पास? जीन्स। और तुम्हारे पास 3 शर्ट है, S1, S2, S3 शर्ट, ओके। अब तुम जब शादी में जाओगे तो सिर्फ शर्ट पहन करके और चड्डी पहन करके तो नहीं जाओगे, या नहीं तुम जीन्स पहन करके और खाली गंजी में चल जाओगे, ऐसा भी नहीं करोगे। फिर शादी में जाओगे तो तुम चाहते हो जीन्स और शर्ट पहन करके जाना, तो तुम दोनों पहनोगे, एक जीन्स पहनोगे एक शर्ट पहनोगे, लेकिन जाने से पहले तुम सोचोगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा। क्या ब्लू जीन्स ब्लैक शर्ट बेटर रहेगा, या ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट बेटर रहेगा, या व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट बेटर रहेगा। तुम इस तरह का सोचोगे, है ना। तो सवाल क्या है कि 2 जीन्स है तुम्हारे पास, 3 शर्ट है, शादी में जाना चाहते हो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटफिट कितना पॉसिबल है, यानी तुम शादी में जाओगे तो तुम कितना डिफरेंट टाइप का आउटफिट क्या कर सकते हो, पहन सकते हो शादी में स्टाइल मारने के लिए। समझ में आ रही बात की? तो देखो भाई, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिकली वैलिड हो रहा है कि नहीं। तो देखो, तो भाई सुनो, जीन्स पहनने के काम को अगर हम W1 कह रहे हैं, है ना, और शर्ट पहनने के काम को W2 कह रहे हैं, तुमको पहनना है आउटफिट, तो आउटफिट पहनने के काम को हम क्या कह रहे हैं, W कह रहे हैं। तो आउटफिट तुम्हारा तैयार तभी होगा जब तुम W1 और W2 दोनों करोगे, यानी एक जींस पहनोगे एक शर्ट पहनोगे, कोई एक करोगे तो थोड़ी हो जाएगा, दोनों करना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, W पूरा करने के लिए W1 और W2 दोनों करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम X तरीके से कर सकते हैं, W1 को M तरीके से, W2 को N तरीके से, तो X बराबर M इंटू N होगा। तो M कितना है भाई, M का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग जींस। तो जींस कितने तरीके से पहन सकते हो, तो 2 तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पास 2 जींस है, एक ब्लैक और ब्लू, तो 2 ही तरीका हुआ ना जींस पहनने का। शर्ट तुम्हारे पास 3 डिफरेंट कलर का है, तो तुम शर्ट
कितना तरीके से पहन सकते हो? 3 तरीके से, 3 स्टाइल मार सकते हो शर्ट में। तो ये 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, यानी टोटल 6 स्टाइल्स। यानी शादी में जाने से पहले तुम 6 डिफरेंट टाइप का आउटफिट ट्राई कर सकते हो आने के सामने, और उसके बाद देख करके तुम खुश हो सकते हो कि भाई नहीं, ये आउटफिट बेटर रहेगा, और उसके बाद तुम शादी में जाओगे, है ना। और आउटफिट अगर तुम्हारा बेटर नहीं हुआ तो तुम्हारी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, तो तुम्हारा टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए तुम चाहोगे कि टेंशन ना हो, तो उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कितना टोटल नंबर ऑफ आउटफिट हो सकता है। तो 6 टोटल नंबर ऑफ आउटफिट हो सकता है ना। अब इस बात को प्रैक्टिकली वैलिड करते हैं कि भाई ये कैसे है, ये क्या कुछ अता पता नहीं चल रहा, 6 कैसे हो गया भाई। तो देखो, तुम्हारे पास एक जींस है J1, ठीक है। इसको तुम J1 को तुम S1 के साथ स्टाइल कर सकते हो पहला शर्ट के लिए, J1 को तुम S2 के साथ पहन सकते हो, जे J1 को तुम S2 के साथ पहन सकते हो, J1 को तुम S3 के साथ पहन सकते हो। 3 स्टाइल हो गया। अब J2 को तुम S1 के साथ पहन सकते हो, J2 को तुम S2 के साथ पहन सकते हो, J2 को तुम S3 के साथ पहन सकते हो। तो 3 टोटल 6 आउटफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 6 आउटफिट तुम क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो शादी में जाने से पहले, और उसके बाद इनमें से कोई एक पहन करके चल जाओगे जो तुमको बेस्ट लग रहा होगा, है ना। तो अब जरा सोचो ये प्रैक्टिकल वैलिड है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी 6 आया, और हमने प्रैक्टिकल ले गया तब भी कितना आया, 6 आया। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड एवरीवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अगर तुमको समझ में आ गई बात तो ठीक है ना। अब क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन बनाओगे? तो आ जाओ, क्वेश्चन बना करके बताता हूं। तो ये देखो, ठीक है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तब ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर लिखो भाई, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 2, 3, 5, but like if repetition of digit is not allowed, ठीक है। ये सवाल, दिस इज द मोस्ट लॉलीपॉप क्वेश्चन दैट कैन बी रिटन हियर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा जा सकता है। इससे आसान मुझे तो नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन होता होगा। क्या है सब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन कह रहा, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट है। कौन कौन डिजिट है वो? तो है तुम्हारे पास 2, 3, 5, ये 3 डिजिट है। 3 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है ना। इस तरह से कि डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर पर। किसी भी नंबर में एक ही डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए या 3 बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सवाल समझ में आया कि नहीं? आ जाओ बनाते हैं। तो देखो भाई, the given digits are कितना है भाई? 2, 3, 5, ओके।
हम्म। अब कोई बोलेगा अगर हमको 3 डिजिट बनाना है तो भाई 3 प्लस चाहिए, तो है ना, 3 प्लस चाहिए ना। तो देखो, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे प्लस, ओके, प्लस, ओके, दूसरी तरफ लिखेंगे हम चॉइस। यहां पर लेंगे ये है फर्स्ट प्लेस, ये है तुम्हारा सेकंड प्लेस और ये है थर्ड प्लेस, ओके। क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, 3 प्लस चाहिए। जब इन 3 डिजिट की मदद से, इन 3 डिजिट को लेकर जब ये तीनों प्लेस को तुम भर दोगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। जैसे फर्स्ट प्लेस पर अगर तुमने 2 रखा, दूसरे प्लेस में 5 रखा और तीसरे प्लेस में 3 रख दिया तो ये नंबर बना। फिर तुमने कहा कि नहीं, हम तीसरे प्लेस, फर्स्ट प्लेस पर 3 रखेंगे, दूसरे प्लेस में 2 रखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ 5 रखेंगे, तो ये दूसरा नंबर बना। फिर कोई बोलेगा नहीं, हम 3 फर्स्ट प्लेस में रखेंगे, सेकंड प्लेस में 5 रखेंगे और लास्ट प्लेस में 2 रखेंगे, तो ये तीसरा नंबर बन गया। समझ में आई बात की नहीं? तो यही सवाल है कि भाई कितना टोटल नंबर बन सकता है ना, कितना नंबर बन सकता है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर मैं दिखाता हूँ। तो देखो तो क्या हो सकता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, नंबर तभी बनेगा, 3 डिजिट का नंबर तभी बनेगा जब तुम फर्स्ट प्लेस को भर दो, सेकंड प्लेस को भी भर दो और थर्ड प्लेस को भी भर दो। ऐसा नहीं कि 2 को भर दिए तीसरे को भरे नहीं, तो 2 ही डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो है ना। तो तीनों प्लेस को भरना पड़ेगा। तो अब जरा सोचो, तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए तुम्हारे पास 3 चॉइस है, 2, 3, 5, इन तीनों में से कोई एक उठा लो और उसके बाद यहां ला करके चिपका दो, है ना। गुड। तो यहां पर कितने तरीके हैं इस फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए, 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इन 3 डिजिट में से एक डिजिट ऑलरेडी हम यहाँ रख दिए, तो बचा 2 डिजिट। मान लो कि हमने यहाँ 5 रख दिया, तो और हमारे पास 2 और 3 बचेगा, 2 ही ऑप्शन बचेगा। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए 3 चॉइस है ना। सेकेंड प्लेस को भरने के लिए कितने चॉइस है, 2 चॉइस है। अब 2 डिजिट ऑलरेडी जब हम रख दिए, तो तीसरा प्लेस को भरने के लिए तुम्हारे पास एक ही चॉइस बचेगा, है ना। तो हम फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे प्लेस को 2 तरीके से, तीसरे प्लेस को एक ही तरीके से भर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसीलिए जो डिजिट एक बार यहाँ रख दिए उसको अब इधर कहीं रख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इन 3 डिजिट में से मान लो कि 2 उठा करके हम यहाँ रख दिए फर्स्ट प्लेस पर, है ना। तो अब हमारे पास 2 ही डिजिट बचेगा, इसीलिए दूसरा प्लेस के लिए 2 ही ऑप्शन बचेगा। समझ में आई बात है? तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितना हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। समझ में आया क्या, क्या बोला। यानी टोटल 6 नंबर बना सकते हैं इन 3 डिजिट का यूज करके, 3 डिजिट वाला जिसमें डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। प्रैक्टिकली देखना चाहोगे वो भी देख सकते हो। प्रैक्टिकली अगर तुम देखना चाहो तो ऐसे देख लो भाई। प्रैक्टिकली क्या कह सकते हो, प्रैक्टिकली तुम कह सकते हो ऐसा, तुम कहोगे कि हम पहले ले लेंगे भाई 2, फिर लेंगे, पहले तुम कहोगे देखो हम 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे, फिर तुम कहोगे 3 लेंगे, 2 लेंगे, 5 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 2 लेंगे, फिर लेंगे 5, फिर तुम बोलोगे 2, फिर लेंगे 3, फिर तुम 5 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 2 लेंगे, हुआ ना 6 नंबर। यही तो 6 नंबर बना। क्या इन 6 नंबर के अलावा तुम कोई और 7वां नंबर ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो लाओ, मुझे सच्चाई से इनकार नहीं है ना। तो ये 6 से ज्यादा तुम किसी भी हाल में नहीं ला सकते हो। किसी इस दुनिया में किसी इंसान की औकात नहीं है जो इस 6 से ज्यादा नंबर बना दे, है ना। समझ मारी बात, कितना बड़ा चैलेंज है।
ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है। ठीक है, समझ में आया क्या? गुड, कितना आसान था भाई। ओके, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, इसको छाप लो। मैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखो, अच्छा भैया मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि भाई फर्स्ट प्लस को भरना पड़ेगा, सेकंड प्लस को भरना पड़ेगा, थर्ड प्लस को भी भरना पड़ेगा, तभी हमारा मेन काम पूरा होगा, है ना। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जब किसी काम को करने के लिए मल्टीपल प्रोसेस हो, फर्स्ट काम को करने के लिए एम तरीका, दूसरे काम को करने के लिए एन तरीका, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? एम इन टू एन। उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हुआ, है कि नहीं? गुड। तो ये मिटा दियो भाई, मिटा देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड, ये अगला क्वेश्चन है। By using the digits 2, 3, 5 if repetition of digit is allowed। खाली नॉट हटा दो और अगला क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो बोल रहा है कि कितना 3 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है उन्हीं 3 डिजिट का यूज करके। तो बच्चा वाली बात है, देखो ये हुआ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस तीनों को जब हम भर देंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? यहाँ पर चॉइस लिखा, फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो इसको लेकर के रख दो, या इसको लेकर के रख दो, या इसको लेकर के रख दो। तो 3 चॉइस है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन डिजिट का अलाउड है, यानी एक डिजिट फर्स्ट प्लेस पर अगर आ गया तो वो सेकेंड या थर्ड प्लेस में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी किसी इस यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन बना रहे थे, इसमें कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं था किसी भी नंबर पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई 2 2 5 तुम एक नंबर ले लो, है ना। हाँ, 2 2 5 ले लो, 2 डिजिट सेम हो गया, एक अलग हो गया, 3 नहीं लिया, तब भी तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा उन्हीं 3 डिजिट का यूज करके। समझ में बात करें तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए दूसरे प्लेस में भी 3 चॉइस बचेगा, है ना। क्योंकि हमने एक को अगर यहाँ रख दिया फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस के लिए भी वो रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए एक्चुअली में 3 चॉइस होगा। थर्ड प्लेस को भरने के लिए भी 3 चॉइस होगा, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3 × 3 9 9 27, 27 नंबर्स। ओके, समझ में आ रहा है? यानी अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो टोटल 27 3 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है इन 3 डिजिट की मदद से। समझ में आई बात कि नहीं? कितना लॉलीपॉप सा सवाल था, समझ में आया? तो देखो, इन दोनों क्वेश्चन से तुमको क्या समझ में आया? इन दोनों क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि रिपीटेशन डिजिट का, या किसी क्वेश्चन में अगर डिजिट नहीं है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तो किसी क्वेश्चन में डिजिट का रिपीटेशन या ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पता चला कि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं था, है ना। उसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं था, है ना। तो 6 ही नंबर बना था। अभी जो है डिजिट का रिपीटेशन अलाउड हो गया, 27 नंबर बन गया, टोटल 27 नंबर बन सकता है। समझ में आया कि अभी तो प्रैक्टिकल इसको लिखने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कुछ छूट छूट भी सकता है ना। तो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं डिजिट का, या किसी पर मतलब किसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात की नहीं? ओके, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, तो है ना दूसरी बात। अब आगे ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लॉलीपॉप सा सवाल हाजिर है भाई। चलो भाई, सवाल लिखो, सवाल देखो।
बोला कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ways, in how many ways three friends three friends can stay in two hotels, okay. ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज थ्री फ्रेंड्स कैन स्टे इन टू होटल्स। बोल रहा है कि तीन दोस्त है, दो होटल है। कितने तरीके से वो जो दोस्त है ना दो होटल में रह सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। आ जाओ कैसे बनाओगे। तो भाई देखो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, न तो उससे आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ जैसे नंबर है तो आराम से तुम समझ गए कि भाई जो डिजिट है उसको हम क्या मानेंगे, डिजिट को हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर हम 3 प्लेस ले लेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई कौन प्लेस होगा और कौन चॉइस होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मेट में बनाऊंगा, प्लेस और चॉइस। तो यहाँ पर प्लेस और चॉइस आपको डिसाइड करना आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 3 दोस्त हैं तो हम तीनों दोस्त को मान लेते हैं, लेट F1 F2 F3 be 3 friends, 3 फ्रेंड्स। F1 F2 F3 मान लो कि 3 फ्रेंड हैं और क्या, लेट H1 एंड H2 बी 2 होटल्स, ये 2 होटल है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं होटल, कुछ लोग बोलते हैं होटल, अपना अपना स्टाइल है ना। देखो भाई, तो हमने कहा H1 और H2 2 होटल हैं, हमको क्या करना है, इन 3 दोस्त को इन 2 होटल में ठहराना है। हम कितने तरीके से ठहरा सकते हैं, है ना। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई प्लेस कौन होगा और चॉइस कौन होगा। तो ध्यान से देखो, है ना, कोई ऐसे सोच सकता है, देखो कितने कितने तरीके से सोच सकते हैं। कोई ऐसे सोच सकता है, मैं इधर ही लिखता हूं ना, कोई ऐसा सोच सकता है कि भाई हम फ्रेंड को प्लेस मान लेते हैं, फ्रेंड को क्या मान लेते हैं, प्लेस मान लेते हैं। तो कोई बोलेगा प्लेस मान लिया फ्रेंड को, तो 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है तो 3 प्लेस होगा, 1 2 3, है ना। कोई बोलेगा चॉइस हम होटल को मानेंगे, तो चॉइस यहां हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये होटल H1 H2 H3, ठीक है। तो भाई H1 के पास कितना चॉइस है, H1 के पास कितना चॉइस है, तो H1 होटल में कोई भी 3 फ्रेंड में से कोई एक रह सकता है। तो तुम कहोगे भाई H1 होटल के पास 3 चॉइस है, अच्छा 2 ही होटल है ना भाई, 2 ही होटल है, H1 और H2। तो तुम कहोगे कि भाई देखो होटल वन जो है ना के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो H1 को रख दे, सॉरी F1 को रख दे, F2 को रख दे या F3 को रख दे, 3 चॉइस है। तुम बोलोगे होटल H2 के पास 3 चॉइस है ना, है कि नहीं। बोलोगे H1 को रख दे, H2 को रख दे, H3 को रख दे, तो तुम कहोगे यहाँ पे भी 3 चॉइस है, तो तुम कहोगे 3 × 3 यानी 9 एक्चुअली वेज है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तुम ऐसा सोच सकते हो, है ना। दूसरा बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, वो बोले कि नहीं भाई हम प्लेस मानेंगे होटल को ही, होटल को ही प्लेस मानेंगे। नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि होटल को प्लेस नहीं, फ्रेंड को प्लेस मानेंगे हम, F1 F2 F3, है ना, प्लेस मानेंगे। ऐसा कोई सोच सकता है कि भाई हम प्लेस मानेंगे फ्रेंड को, तो बोले कि ठीक है, चॉइस
तो आप ध्यान से देखना, तुम बताओ तो F1 के पास कितना चॉइस है भाई? F1 को ये जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस F1, उसके लिए कितना चॉइस है? तो या तो H1 में रह जाए या वो H2 में रह जाए। F1 चाहे तो H1 में रह जाए या H2 में रह जाए, तो उसके पास दो चॉइस है। F2 के पास भी दो चॉइस है, या तो वो H1 में ठहर जाए या H2 में ठहर जाए, तो बोलेगा दो चॉइस। F3 के पास भी दो चॉइस है, वो बोलेगा H1 में रह जाए या H2 में रह जाए, तो बोलेगा दो चॉइस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तीनों को ठहरना है। F1 भी ठहर जाएगा, F2 भी ठहर जाएगा, F3 भी ठहर जाएगा, तब हमारा काम ठहरने का पूरा होगा। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम बोलोगे भाई यार 2 × 2 × 2 यानी टोटल 8 वेज है। ओ भाई साहब, कुछ अता पता चल रहा है? कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है, बोले 9 वेज है। कोई बच्चा कह रहा है भाई ऐसे 8 वेज है ना। अब कोई बच्चा तीसरा तरीका भी सोच सकता है, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है। देखो, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि देखो हमारे पास दो होटल है, हम होटल को प्लेस मानेंगे H1 H2। को बोलेगा हम प्लेस मानेंगे होटल को। भाई फ्रेंड थोड़ी प्लेस होगा, होटल प्लेस होता है ना भाई, फ्रेंड कहाँ से, तो आदमी है। तो को बोलेगा हम होटल को ही प्लेस मानेंगे। अब वो बोलेगा हम ऐसे बनाएंगे चॉइस चॉइस। तो चॉइस बोलेगा एक दो, बोलेगा होटल H1 के पास तीन चॉइस है, या तो H1 को रख दे, सॉरी F1 को रख दे, या F2 को रख दे, या F3 को रख दे, यानी तीनों दोस्तों में से किसी एक को रख दे, ऐसा रख देगा। तो तीन चॉइस। कोई बोलेगा H1 में जब कोई एक रह गया, कोई बोलेगा H1 में जब कोई रह गया तो अब वो H2 में नहीं रह सकता है ना, H2 में नहीं रह सकता है। तो कोई बोलेगा अच्छा यहाँ तो दो ही चॉइस बचा, तो कोई बोलेगा 3×2=6, यानी टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा वेज 6 वेज। तो कोई बोले 6 तरीके से ठहर सकता है। समझ में आ रही बात भाई? है। अब पहला वाला बच्चा कह रहा था कि 9 तरीके हो सकते हैं, दूसरा वाला बच्चा कह रहा था कि 8 तरीके हो सकते हैं, तीसरा वाला बच्चा कह रहा है 6 तरीके हो सकते हैं। कौन सा तरीके को सही माना जाए? अब तक तुमको जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन तुम बनाए होगे कहीं पर, अब तक थोड़ा सा दिमाग हिलने लग गया होगा। अब ध्यान से देखो अब हम किस तरीकों को गलत कहें, किस तरीकों को सही कहें, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, है ना। ऐसे डायरेक्ट कैसे बना लें? 3 तरीके अपना अपना लॉजिकली सही है। अब किस तरीकों को हम रिजेक्ट करेंगे, किस तरीके को एक्सेप्ट करेंगे और क्यों करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला, कोई सोचेगा कि नहीं भाई हम होटल तो प्लेस होता है, आदमी तो इंसान होता है, उसको हम थोड़ी ना प्लेस मान सकते। तो ये सब बकवास नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर प्लेस का मतलब वो जो फिजिकल प्लेस होता है उस वो मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए हम दो हमारे पास चीज होती है, एक प्लेस और एक चॉइस। तो हम एक प्लेस और एक ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट किसी को मानते हैं, किसी को उस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए प्लेस मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्लेस का मतलब है ना, वो रियल लाइफ वाला जो प्लेस है फिजिकल, उस वो मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान से समझो, यहाँ अरेंजमेंट करने के लिए जो प्लेस है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्लेस। अब ध्यान से समझो, तो कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे भाई? इनमें से सारा तरीका में उलझन है, तो हम अभी सही तरीके में पहुंचते हैं, सही तरीके में पहुंचते हैं। पहली बात, ये वाला जो बच्चा है, ये वाला बच्चा देखो, बोला कि H1 में, है ना, H1 में तीनों में से कोई एक रह जाएगा और H2 में दोनों में से कोई एक रह जाएगा, है ना, ऐसा सोच रहा है भाई। यहाँ पर कहीं पता ही नहीं चल रहा है उसको कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है ना। समझ में आई बात कि नहीं? तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इन सभी मेथड को मिटा देते हैं। अब मैं तुमको सही तरीका बताता हूँ, सोचते कैसे, है ना, ध्यान से देखो। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो कैसे इन चीजों को सोचेंगे। तो हमने माना कि 3 फ्रेंड है, F1 F2 F3, और दो दोस्त है H1, सॉरी 2 होटल है, एक H1 H2, ठीक है। अब इन दोनों में किसको प्लेस मानेंगे, किसको चॉइस मानेंगे, ऐसे सोचेंगे, ध्यान से देखो। पहले हम ये डिसाइड करेंगे
कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, पहले ये पता करेंगे, उसके बाद प्लेस और चॉइस का डिसीजन लेंगे। ठीक है, आ जाओ, पहले हम पता करते हैं रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो भाई आप मान लो कि H1 होटल है, ठीक है, H1 होटल है, तो इसमें चाहे तो F1 रह सकता है, F2 भी रह सकता है ना। H1 मान लो कि एक होटल है, तो इसमें चाहे तो F1 भी रह सकता है और F2 भी रह सकता है, यानी दोनों रह सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कंडीशन नहीं लिखा कि एक होटल में एक से ज्यादा लोग नहीं रह सकता, ऐसा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में कंडीशन लिखा क्या, नहीं लिखा। एक होटल में हो सकता है 3 लोग रह जाए, अच्छा हो सकता है एक होटल में 2 लोग रह जाए, हो सकता है एक होटल में एक ही लोग रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि भाई एक होटल में 2 लोग रह सकता है कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि भाई एक होटल में एक ही लोग रहेगा, तो एक होटल में 2 लोग भी रह सकता है। तो H1 में मान लो कि F1 और F2 दोनों ठहर गया, तो तुम जरा सोचो, F1 इज अवेलेबल फॉर H1, सॉरी देखो, H1 इज अवेलेबल फॉर F1, H1 इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर F2, यानी H1 F1 के लिए भी अवेलेबल है, F1 जो है ना H1 के लिए भी अवेलेबल है, F1 जो है H2 के लिए भी अवेलेबल है, सॉरी F2 के लिए भी H अवेलेबल है, ऐसा मैं कहना चाह रहा था। F1 के लिए भी H1 अवेलेबल है, F2 के लिए भी H1 अवेलेबल है, तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, होटल का। इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, यानी F1 के लिए भी H1 अवेलेबल है, F2 के लिए भी H1 अवेलेबल है, F3 के लिए भी H1 अवेलेबल है, तो इसीलिए सेम फ्रेंड के लिए, सॉरी सॉरी देखो, 2 अलग अलग फ्रेंड के लिए सेम होटल अवेलेबल है, इसका मतलब 2 अलग अलग फ्रेंड के लिए होटल को रिपीट किया जा सकता है ना, समझ मारी बात। तो इसका मतलब होटल का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है। अगर फ्रेंड या होटल में से किसी भी एक का रिपीटेशन अलाउड है, तो हम समझेंगे क्वेश्चन में रिपीटेशन इज अलाउड, तो हम कहेंगे F1 और F2 दोनों के लिए H1 अवेलेबल है, इसका मतलब H1 का रिपीटेशन अलाउड है, तो किसी भी एक का रिपीटेशन अलाउड होने से हम क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड वाला सिचुएशन समझेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है ना। अब सुन, जब रिपीटेशन अलाउड हमको समझ में आ गया, तो अब हमारा काम बनता है प्लेस और चॉइस को सिलेक्ट करना। अब किसको हम प्लेस मानेंगे, किसको चॉइस मानेंगे, फ्रेंड को प्लेस मानेंगे कि चॉइस मानेंगे, होटल को प्लेस मानेंगे कि चॉइस मानेंगे। मैं पहले ही बताया कि जो फिजिकल प्लेस होता है रियल लाइफ में, वो प्लेस यहाँ पर मीनिंग नहीं है। यहाँ पर प्लेस का मतलब होता है अलग, अलग का मतलब है, यहाँ पर प्लेस का मतलब होता है कि भाई हम अरेंजमेंट करने के लिए कुछ एक इमेजिनरी प्लेस क्या ले लेते हैं, प्लेस लेते हैं ना, तो वो प्लेस की बात हो रही है। तब ध्यान से सुनो, हम किसको किसको प्लेस मानेंगे, किसको होटल मान सॉरी ये मानेंगे, चॉइस मानेंगे, तब ध्यान से समझो भाई, जिसका रिपीटेशन अलाउड है ना, उसी को तुम क्या मानोगे, प्लेस मानो नहीं। जिसका रिपीटेशन अलाउड है वो चॉइस में जाएगा, जिसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है वो प्लेस में जाएगा, क्योंकि प्लेस कैन नॉट बी रिपीटेड, प्लेस कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर फर्स्ट प्लेस कोई है तो वो फर्स्ट ही रहेगा, कोई प्लेस सेकंड है तो वो सेकंड ही रहेगा। अब सेकंड प्लेस को तुम 2 बार कैसे रिपीट करोगे, समझ मारी बात की नहीं। तो प्लेस कैन नेवर बी रिपीटेड बट चॉइस कैन बी रिपीटेड, है ना, आप समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो फिर हम उसको चॉइस मानेंगे जिसका रिपीटेशन अलाउड है, उसको प्लेस मानेंगे जिसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमने देखा F1 और F2 दोनों के लिए H1 अवेलेबल है, यानी H1 का रिपीटेशन हो सकता है, तो होटल का रिपीटेशन अलाउड है, तो होटल का अगर रिपीटेशन अलाउड है तो होटल को माना जाएगा चॉइस नॉट प्लेस, फ्रेंड विल बी प्लेस नॉट चॉइस। समझ में आई बात की नहीं। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि तुम समझ रहे थे कि भाई होटल प्लेस होना चाहिए, फ्रेंड थोड़ी प्लेस होगा, वो सब गड़बड़ा गया, थोड़ा सा हिल जाना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, होटल को प्लेस नहीं बोलना, यहाँ पर तुम किसको प्लेस बोलोगे, हाँ चॉइस होटल होगा, प्लेस फ्रेंड होगा।
समझ में आ गई बात? ठीक है, आ जाओ। तो भाई देखो, तो तुम मानोगे इधर प्लस, प्लस किसको मानोगे अभी अभी बताया, प्लस किसको मानोगे भाई? फ्रेंड को, तो F1, सेकंड प्लस में F2 रखेंगे, ठर्ड प्लस में F3 रखेंगे। चॉइस, हमारा काम तभी कंप्लीट होगा जब F1 भी होटल में ठहर जाए, F2 भी ठहर जाए, F3 भी ठहर जाए, चाहे किसी में भी ठहरे। तो F1 के लिए दो, दो क्या है, चॉइस है। F1 के लिए दो चॉइस है, या तो वो H1 में रह जाए या H2 में रह जाए। F2 के लिए भी दो चॉइस है, F3 के लिए भी दो चॉइस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके। तो अब क्या होगा, तो क्यों ये चॉइस है भाई, या तो ये H1 में रह जाए या फिर H2 में रह जाए, है ना। उसी तरह से ये H1 में रह जाए, H2 में रह जाए, ये H1 में रह जाए, H2 में रह जाए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से दो हो, तीन फ्रेंड दो होटल में ठहर सकता है, तो 2 into 2 into 2 दैट इज 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दिस इज व्हाट वी हैव। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्या? लॉलीपॉप था भाई। इतना मैं इस छोटी सी बात को क्यों समझा रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है कि लोग क्या गलती करते हैं। जैसे तुम इंटरनेट में देखोगे तो तुमको यूट्यूब में बड़े बड़े महान टीचर मिलेंगे, तो वो कैसे समझाते हैं पता है? कैसे समझाते हैं? वो ऐसे समझाते हैं कि भाई देखो, F1 के पास दो चॉइस है, या तो H1 में रह जाए या H2 में रह जाए, तो दो चॉइस। उसी तरह से F2 के पास दो चॉइस है, H1 में रह जाए, H2 में रह जाए, दो चॉइस। F3 के पास भी दो ऑप्शन है, H1 में रह जाए, H2 में रहे, तो 2 into 2 into 2 दिस इज द आंसर। लेकिन भाई साहब ऐसे करके वो आंसर मिला देते हैं। बच्चों को उसने ये नहीं बताया कि भाई तुमने होटल को कैसे चॉइस माना है, होटल तो प्लेस होना चाहिए, कैसे, नहीं बताया। समझ में आई बात की नहीं? अब नहीं बताने का अंजाम क्या होगा, अभी अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर इतना एक्सप्लेनेशन मैं ना दूं तो अगला क्वेश्चन तुमसे बनेगा ही नहीं, तुम देख लो। है, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। देख भाई देख, इधर देख, इधर देख। हाँ, क्वेश्चन अगला, like in how many ways, in how many ways, hmm, three friends, three friends can stay, can stay in two hotels, in two hotels, but like hmm, if no hotel can accommodate, accommodate more than one friend, दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन क्या है कि तीन दोस्त हैं, F1 F2 F3, दो होटल है, तीन दोस्त को दो होटल में ठहरना है। कितने तरीके से ठहर सकता है, अगर, अगर क्या, अगर कोई भी होटल में एक से ज्यादा लोग ठहरने की और जगह न बची हो। समझ में? मान लो कि दो होटल था, तीन लोग गए, अब एक होटल में एक रूम खाली है, दूसरा होटल में दूसरा रूम खाली है, एक रूम खाली है, तो दो रूम दो फ्रेंड कब्जा कर लिया। समझ में बात कि नहीं? हाँ, ये बात हो रही है, ठीक है। और एक फ्रेंड कहाँ रहेगा, तो रोड पर कहीं घूम रहा होगा। समझ में बात नहीं, अब ध्यान से समझो। अब ये बात है ना, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पर कौन फ्रेंड प्लेस था, चॉइस कौन था, होटल था, है ना। यहाँ रिपीटेशन अलाउड था, है ना। इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है क्या? सोचो भाई, इसमें रिपीटेशन अलाउड है क्या? क्या इसी तरीके से उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे? नहीं,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नजर आएंगी। और वो खास बात क्या है? तो देखो, देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन में दो फ्रेंड है, मान लो कि F1 और F2 दोनों सेम होटल में नहीं रह सकता है ना। सेम होटल में दो अलग अलग फ्रेंड नहीं रह सकता है, क्योंकि एक होटल में सिर्फ एक ही इंसान की जगह है। समझ में आ रही बात की नहीं बची? हाँ। दूसरा उल्टा सोचो, तो क्या F1 के लिए H1 अवेलेबल है और F2 के लिए भी H1 अवेलेबल है? नहीं। अगर F1 के लिए H1 अवेलेबल है तो F2 के लिए फिर अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आई बात ना? तो यहाँ H1 का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अब दूसरा उल्टा सोचो, बोल रहा है कि क्या H1 और H2 में F1 रह सकता है क्या? क्या सेम फ्रेंड दो अलग अलग होटल में रह सकता है? कैसे रहेगा भाई? देखो, दो अलग अलग फ्रेंड सेम होटल में तो रह सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि होटल में जगह खाली नहीं है, सिर्फ एक ही इंसान की जगह है। समझ मारी बात की नहीं? तो यहाँ क्या दो अलग अलग होटल में सेम फ्रेंड रह सकता है? भाई कैसे रहेगा? एक आदमी दो होटल में कैसे, एक टंगरी इसमें एक टंगरी उसमें, ऐसे थोड़ी चलेगा। उसको करना पड़ेगा, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ये तो गड़बड़ है। यानी दोनों ही तरीके से दो अलग अलग फ्रेंड के लिए सेम होटल अवेलेबल नहीं है, तो अलग अलग होटल के लिए सेम फ्रेंड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन बोथ द डायरेक्शन। समझ में आई बात नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में दो अलग अलग फ्रेंड के लिए सेम होटल अवेलेबल था, इसलिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, इसमें रिपीटेशन है क्या अलाउड? इसमें रिपीटेशन अलाउड था, है ना। और रिपीटेशन हो रहा था यहाँ पर होटल का, इसलिए होटल को चॉइस में रखे और प्लेस को फ्रेंड में रखे, सॉरी फ्रेंड को प्लेस में रखे। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन ही अलाउड नहीं है, तो वो रूल नहीं लगेगा। क्या रूल लगेगा? अलग रूल लगेगा। अब क्या रूल लगेगा भाई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इस क्वेश्चन में रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है, तो देखो तीन फ्रेंड है, दो होटल है, तो अब ध्यान से समझना। प्लेस कैन नेवर बी वैकेंट, प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। मैं लॉजिक दिया, मैं क्या लॉजिक दिया? मैं बोला कि भाई प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। समझ में बात करें? प्लेस खाली नहीं होना चाहिए। तो प्लेस जब खाली नहीं होगा तो ये कब पॉसिबल है? जब भाई ऑब्जेक्ट ज्यादा हो, है ना। हाँ, मतलब चॉइस ज्यादा हो, प्लेस कम हो, तब प्लेस खाली नहीं रहेगा। लेकिन अगर चॉइस कम हो जाए, प्लेस ज्यादा हो जाए, तो प्लेस को खाली तो रहना पड़ेगा। तीन कुर्सी है, दो ही लोग हैं, तो ये कुर्सी खाली रहेगी ना भाई। हाँ। लेकिन अगर दो कुर्सी है और तीन लोग हैं, तो प्लेस खाली नहीं रहेगा। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो जो कम होगा उसको आप चॉइस मानेंगे, नहीं सॉरी, उसको प्लेस मानेंगे। समझ में बात की नहीं? तो तीन फ्रेंड है भाई, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तीन फ्रेंड है, दो होटल है, कम कौन है? होटल कम है, फ्रेंड ज्यादा है, तो होटल विल बी द प्लेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो लेट F1 F2 F3 be three friends, be three friends. Let F1 F2 F3 be three friends, and let H1 H2 be two hotels. ये दो होटल है। हाँ। अब कोई बोलेगा लो भाई प्लेस लो, तो चॉइस ले लो। प्लेस कितना प्लेस होगा भाई? अभी मैं बताया कि होटल कम है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कम वाले को प्लेस मानेंगे, तो होटल H1 और H2। अब चॉइस, भाई देखो H1 के पास कितना चॉइस है भाई? तीन चॉइस है, या तो F1 को रख ले, F2 को रख ले, या F3 को रख ले, किसी एक को रख ले। तो देयर आर थ्री चॉइसेस, है ना। क्या क्या चॉइस है? F1 और F2 और F3। लेकिन H2 के पास कितना चॉइस है भाई? एक आदमी यहाँ रह गया,
H1 में एक आदमी मतलब फर्स्ट फ्रेंड ठहर गया तो वही फ्रेंड दूसरे होटल में थोड़ी ठहर सकता है, कैसे ठहरेगा? एक आदमी एक ही जगह हो सकता है, दो जगह हो जाएगा तो फिर वो इंसान कैसे रहेगा? तो ये हो जाएगा दो चॉइस, क्योंकि एक आदमी जब H1 में ठहर गया तो वो तो H2 में नहीं जाएगा, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, H2 के लिए दो ऑप्शन है, लेकिन दोनों में से किसी एक को रखेगा और तीसरा रोड में घूमता फिरेगा, कुत्ते से डरा करेगा वहां पर रोड पर। अब देखो भाई, 3 into 2, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 into 2, दिस इज 6 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले क्या था भाई, रिपीटेशन अलाउड था, 8 आया था, अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो 6 आया था। वहां पर भी 3 दोस्त था, 2 होटल था, यहाँ पर भी 3 दोस्त है और 2 होटल है, सिर्फ रिपीटेशन अलाउड था इसलिए यहाँ पर 8, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जब भी रिपीटेशन अलाउड होगा उस वक्त नंबर ऑफ वेज ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ। अब ऐसा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरे यूट्यूब में तुमको कोई नहीं समझाने वाला है। तुमको ऐसा लग रहा है कि समझा देगा, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा जो मैं समझाया अभी। हाँ, खाली बस क्वेश्चन बनाने से नहीं होता है भाई, उसके अंदर घुसना पड़ता है ना? बहुत मेहनत के बाद ये सब सीखने को मिलता है। चलो भाई, इतना हो गया तो मिटा दिया जाए। चलो भाई, एक क्वेश्चन में मैं इतना टाइम लगाया, अगला क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, उसको बहुत आराम आराम से हम बताएंगे। देखो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, पहले नोट लिख लो, तो नोट लिख लो, नोट 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 क्या है? यानी जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दो बात का ध्यान रखेंगे, प्लेस और चॉइस, है ना? पहले हम उससे पहले क्या चेक करेंगे? चेक वेदर रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, है ना? पहले तो ये देखना है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, पहला ये देखना है क्वेश्चन बनाते हो, फिर ठीक है? इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, देन बोला कि वन which cannot be repeated is place, and which can be repeated is choice, ठीक है? समझ में आई बात नहीं? मैं बोला था पहला वहां पर कि भाई F1 एक फ्रेंड है जो H1 में ठहर सकता है, F2 भी फ्रेंड है जो H1 में ठहर सकता है। अगर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया तो F1 भी H1 में रह सकता है, F2 भी H1 में रह सकता है। 3 दोस्त वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और 3 दोस्त है, 2 होटल में कितना तरीके से ठहर सकता है? तो हमने कहा F1 और F2 दोनों के लिए H1 अवेलेबल है, तो H1 का रिपीटेशन हो सकता है। लेकिन F1 के लिए दो अलग अलग होटल नहीं है ना? H1 H2 मतलब क्या? सेम फ्रेंड दो अलग अलग होटल में नहीं रह सकता, तो होटल फ्रेंड का रिपीटेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है। लेकिन दो अलग अलग फ्रेंड एक सेम होटल में रह सकता है, इसका मतलब होटल का रिपीटेशन अलाउड है ना? तो जिसका रिपीटेशन अलाउड है वो एक्चुअली में चॉइस होगा। प्लेस हम रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ चॉइस रिपीट कर सकते हैं ना, वही बात लिखा। बोला कि चेक वेदर रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। इफ रिपीटेशन इज अलाउड देन वन व्हिच कैन नॉट बी रिपीटेड इज प्लेस and which can be repeated is considered as choice. Okay, choice. तीसरी बात क्या? बल्कि if repetition not allowed, if repetition is not allowed, बोला कि then
whose number is less is considered as choice, नहीं choice नहीं, place। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वही एक्चुअली में प्लेस होगा जिसकी संख्या कम है ना। द अदर इज प्ले चॉइस, है ना। ओके, यानी एक को हमने क्या कर दिया, प्लेस सेलेक्ट कर लिया, तो अगला दूसरा क्या होगा, चॉइस हो जाएगा, है ना। जैसे भाई मान लो कि ध्यान से समझो, अगर 3 नंबर है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो तुम किसको, डिजिट को क्या मानोगे तुम भाई? सुनो सुनो सुनो, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे 3 कुर्सी है, 5 लोग है ना, तो कुर्सी को प्लेस माने कि लोगों को प्लेस माने? भाई ये कुर्सी में एक से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकता है ना। तो सेम कुर्सी 2 अलग अलग लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है कि नहीं। इसका मतलब कुर्सी का रिपीटेशन नहीं हो सकता है। जब कुर्सी का रिपीटेशन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। अब रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो कुर्सियों की संख्या कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, तो कुर्सी को प्लेस मानेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर मान लो कि कुर्सी ज्यादा हो गई और आदमी कम हो गया, है ना, तो कुर्सी को प्लेस नहीं मानना है। कुर्सी को प्लेस मानेंगे तो कुर्सी खाली रह जाएगी। 2 आदमी है, 3 कुर्सी है, कुर्सी को तुम प्लेस मान लिए तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी ना। प्लेस कैन नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि हमारा काम तभी पूरा होगा जब सारे प्लेसेस को भर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? गुड। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट, दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा कुछ भी किताबों में लिखता नहीं है, मैं ऐसे एकदम पूरा अपने ऑब्जर्वेशन से बता दिया। आई ओके। अब देखो भाई, बच्चा वाला सवाल लिखता हूँ, ठीक है। In how many ways 5 letters can be posted in 4 letter boxes? अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन है बोला कि इन हाउ मेनी वेज बोला कि इन हाउ मेनी वेज 5 letters, in how many ways 5 letters can be posted, बोला can be posted, बोला कि in 4 letter boxes, 4 letter boxes। ओके, सवाल ये है कि भाई 5 लेटर है, 4 बॉक्स है, लेटर बॉक्स। तुमको 5 लेटर बॉक्स को ना पोस्ट करना है, उन 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है। कितने तरीके से कर सकते हैं? समझ में आई बात कि नहीं? तुम चाहो तो ध्यान से देखना, तुम चाहो तो भाई फर्स्ट बॉक्स में ही सब होटल मतलब लेटर डाल दो। चाहो तो फर्स्ट बॉक्स में 2 डालो, दूसरे बॉक्स में 2 डाल दो, या फिर चाहो तो एक एक करके सब में डाल दो, एक एक करके सब में डाल दो, और लास्ट में एक जो बच जाएगा किसी में भी डाल दो। तो ये डिफरेंट वेज हैं, है ना, लेटर को पोस्ट करने के लिए उन 4 बॉक्सेस में, ठीक है। तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ये बोलेगा भाई 5 लेटर है, 4 लेटर बॉक्स है, किसको हम प्लेस माने, किसको चॉइस माने। ज्यादातर बच्चा ये सोचेगा कि भाई देखो, लेटर एक तो ऑब्जेक्ट है और बॉक्स एक प्लेस है, लेटर जाकर के बॉक्स में रहेगा, है ना। तो हम ऐसे सोचते हैं ना जनरली कि भाई एक रूम में कोई इंसान रहता है ना, ऐसे सोचते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, रूम को प्लेस बोलते हैं, उस इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं। अब कोई बोलेगा कि भाई नहीं, उस हम इंसान को प्लेस मान रहे हैं और रूम को मानते हैं हम ऑब्जेक्ट।
तो ये कैसा, मतलब थोड़ा फील नहीं आ पा रही, फील नहीं आ पा रहा है। कोई कोई कह रहा है भाई ये आदमी के अंदर कैसे प्लेस है, मतलब आदमी के अंदर रूम थोड़ी है, रूम के अंदर आदमी है। तो हम जनरली रूम को प्लेस मानते हैं और आदमी को क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा सोचेंगे तो धोखा खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बोलेगा भाई लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर में लेटर रहेगा, तो लेटर प्लेस हुआ, और सॉरी लेटर बॉक्स प्लेस हुआ, लेटर क्या हो गया, चॉइस हो गया। तुम ऐसा सोच रहे होगे, ऐसा सोचना बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। मैं क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो पहले सोचना है रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। अगर रिपीटेशन पता चल गया कि अलाउड है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि भाई किसका रिपीटेशन अलाउड है। जिसका रिपीटेशन अलाउड है वो प्लेस नहीं हो सकता है, वो चॉइस होना पड़ेगा। अच्छा देखो भाई, तो तुम देखो, मान लो कि पहले लेटर सबको मान लेते हैं ना, लेट L1 L2 L3 L4 L5 B5 लेटर्स मान लेते हैं, 5 लेटर्स है। और B1 B2 B3 और B4 B4 लेटर बॉक्सेस मान लेते हैं, 4 लेटर बॉक्स है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब समझते हैं भाई ये रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं। ध्यान से देखो, तो दो अलग अलग लेटर सेम बॉक्स में डाला जा सकता है कि नहीं, सेम बॉक्स में डाला जा सकता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। मान लो कि दो अलग अलग लेटर है, लेटर L1 और लेटर L2, क्या उसको सेम बॉक्स यानी कि B1 में डाल सकते हैं? एक तो ये सवाल है। इसका उल्टा सोचो, क्या सेम लेटर को दो अलग अलग बॉक्स में डाल सकते हैं? मतलब क्या, क्या सेम लेटर को अलग अलग बॉक्स में डाल सकते हैं? ये तुम्हारे पास सवाल है, सोचो भाई सोचो। भाई क्या सेम लेटर को यानी L1 को B1 में भी डाल दें और B2 में भी डाल दें, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं है भाई। सेम लेटर को दो अलग अलग बॉक्स में कैसे डालोगे? ये तो वैसी बात होगी कि एक इंसान दो अलग अलग रूम में रह रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो सेम लेटर कैन नॉट बी इन टू बॉक्सेस, है ना। तो द सेम लेटर, समझ में बात क्या है, सेम लेटर दो अलग अलग बॉक्स में नहीं रह सकता है ना। हाँ, लेकिन दो अलग अलग लेटर, दो अलग अलग लेटर सेम बॉक्स में जा सकता है। समझ में नहीं? देखो, दो अलग अलग सेम लेटर दो अलग अलग बॉक्स में नहीं जा सकता है, लेकिन दो अलग अलग लेटर सेम बॉक्स में जा सकता है। तो किसका रिपीटेशन अलाउड है? तो बॉक्स B1 इज अवेलेबल फॉर L1 एज वेल एज L2, यानी L1 के लिए भी B1 अवेलेबल है, L2 के लिए भी B1 अवेलेबल है। रिपीट कौन हो रहा है? B1 हो रहा है। बॉक्स इज गेटिंग रिपीटेड, क्यों? क्योंकि L1 के लिए भी B1 अवेलेबल है, L2 के लिए भी B1 अवेलेबल है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, तो भाई बॉक्स का रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, लेटर का नहीं, क्योंकि सेम लेटर दो अलग अलग बॉक्स में नहीं हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग लेटर सेम बॉक्स में जा सकता है। तो द सेम बॉक्स इज अवेलेबल फॉर L1 एज वेल एज L2, हम कहेंगे बॉक्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो सिंस बॉक्स इज गेटिंग रिपीटेड, देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट लेटर्स एज प्लेस। मतलब क्या है, क्योंकि लेटर का रिपीटेशन नहीं हो सकता है ना, लेटर का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, सेम लेटर दो अलग अलग बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। तो बॉक्स 1 के लिए भी लेटर 1 अवेलेबल हो और बॉक्स 2 के लिए भी लेटर 1 ही अवेलेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक के लिए अवेलेबल हुआ तो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही में हो जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, तो हम क्या कहेंगे कि बॉक्स, सेम बॉक्स दो अलग अलग लेटर के लिए अवेलेबल है, इसलिए बॉक्स इज गेटिंग रिपीटेड, therefore box cannot be placed, which is getting repeated is cannot be placed, which is not getting repeated is considerably place, है ना। तो देखो लेटर प्लेस होगा। हाँ भाई साहब, इधर 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 ध्यान से देखो, थोड़ा सा चक्कर आ रहा होगा, कैसी बातें चल रही है, तुमको लग रहा होगा कि भाई
लेटर कैसे प्लेस हो सकता है, तो बॉक्स प्लेस होना चाहिए था। बॉक्स ना कोई जगह होती है भाई, लेटर क्या जगह है, लेटर तो कोई चीज है जो किसी जगह में रहेगी, ऐसा फीलिंग आ रही होगी, लेकिन ये फीलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर प्लेस का मतलब वो नहीं है जो तुम रियल लाइफ में प्लेस समझते हो। यहाँ खाली क्वेश्चन बनाने के लिए हम प्लेस का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ताकि ज्यादा आराम से सोच पाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, चलो भाई, चलो चलो। हाँ, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। प्लेस, चॉइस, प्लेस। अभी भी बोला भाई, कौन प्लेस होगा? बताओ बताओ। एक दो तीन चार पाँच छ, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच। मैं बताया कि बॉक्स प्लेस होगा, तो बॉक्स कितना है भाई? चार ही बॉक्स है ना। चार बॉक्स है। B1, B2, B3, B4, चार ही बॉक्स है तो भाई। अब पर चॉइस, भाई B1 के पास कितना चॉइस है? B1 के पास कितना चॉइस है? नहीं, उल्टा हो गया भाई। रुको 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 रुको। अभी मैं बताया कि लेटर का रिपीटेशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए लेटर प्लस में होगा जी। हाँ, L1, ये मेरा भी दिमाग कहाँ रहता है, L2, L3, L4, L5, ठीक है। चॉइस कौन होगा भाई? एक दो तीन चार पाँच। हाँ, चॉइस कौन होगा? तो L1 प्लेस है, उसके पास चार ऑप्शन है, चार चॉइस है। क्या क्या है? L1 के पास चार चॉइस है, या तो वो बॉक्स B1 में रह जाए, या B2 में रह जाए, या B3 में रह जाए, या B4 में रह जाए, उसकी मर्जी। तो किसी एक में रह सकता है चारों में से, तो इसके पास चार चॉइस है। L2 के लिए भी चार ही चॉइस है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट बॉक्स में अगर L1 आ गया तो उसमें L2 नहीं आ सकता है, उसमें वो भी आकर के मर सकता है। इसका मतलब L2 हैज ऑल्सो फोर चॉइसेस, L3 हैज फोर चॉइसेस, L4 हैज फोर चॉइसेस, L5 हैज एज वेल फाइव चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? तो 4 into 4 into 4 into 4 into 4, that is 4 to the power 5. Are you getting my points? Okay. So after multiplication principle we get 4 to the power 5. हाँ, थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेना चाहिए कभी कभी, अच्छा लगता है। चलो, ये हो गया क्या? ये कितना लॉलीपॉप सी बात है। क्या भाई साहब, समझ में आ गया? ओके, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं, अगला दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगला दिन हम लोग इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। कुछ बेसिक बेसिक से सवाल बनाएंगे और उसके बाद सवाल बनाएंगे हम लोग नंबर से रिलेटेड, और उसमें जेई मेन और एडवांस्ड में जो खूबसूरत सवाल पूछे गए हैं ना, मत पूछो, वो देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगला दिन हम लोग देखेंगे नंबर्स पर सवाल, और देखेंगे कि जेई मेन और एडवांस्ड में कितने खूबसूरत सवाल पूछे हैं, उनको हम चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। ज़्यादा डायलॉग हो गया, कोई बात नहीं, सुन लो। चलो, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।